नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं एक मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनर हूं। आज की ट्रेनिंग में IATF NC के क्लोजर के ऊपर बात करेंगे। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम समझेंगे कि IATF 16,949 ऑडिट के बाद जो नॉन कॉन्फॉर्मिटीज मिलती हैं, चाहे वो माइनर हो या मेजर, उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे क्लोज किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के 8 स्टेप्स होते हैं। इन 8 स्टेप्स में से पहला स्टेप जो कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन होता है, उसे ऑडिटर स्वयं ही लिख कर देता है। इसे आप IATF नॉन कॉन्फॉर्मिटीज के अंदर ऑब्जेक्टिव एविडेंस में PRH सकते हैं। इसके अलावा जो 7 स्टेप होते हैं, उनको एक एक करके मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। IATF 16,949 नॉन कॉन्फॉर्मिटी क्लोजर 7 चरणों के साथ। स्टेप 1, कॉरेक्शन की प्लानिंग। जिम्मेदारी एवं टारगेट डेट कॉरेक्शन का अर्थ है नॉन कॉन्फॉर्मिटी, यानी कमी बताई है, उस कमी को दूर करना जो ऑडिटर ने ऑब्जेक्टिव एविडेंस में लिखी है। इस स्टेप में हम नॉन कॉन्फॉर्मिटी को दूर करने के लिए प्लानिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यह तय किया जाता है कि उसे ठीक करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे। इसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। 1, क्या किया जाएगा। 2, कब तक किया जाएगा। 3, कौन जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए वर्नियर कैलिपर 0002 मशीन नंबर CMC 23 पर कैलिब्रेटेड नहीं था। यहाँ पर कमी यह है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कि कैलिब्रेटेड होना चाहिए परंतु कैलिब्रेटेड नहीं है। इस उदाहरण में दी गई कमी को दूर करने के लिए हम प्लानिंग इस तरह करेंगे। VC02 को कैलिब्रेट करा लिया जाएगा। जिम्मेदारी क्वालिटी इंचार्ज, टारगेट डेट 1 अक्टूबर 2025। दूसरा उदाहरण ले, ऑडिट में कंट्रोल प्लान में किसी पैरामीटर की कमी पाई गई है तो करेक्शन प्लानिंग में यह लिखा जाएगा कि कंट्रोल प्लान को अपडेट किया जाएगा। जिम्मेदारी प्रोसेस इंजीनियर की होगी और टारगेट डेट मान लीजिए 10 अक्टूबर 2025 रखी जाएगी। ध्यान रहे कि इस स्टेप में हम रूट कॉज और करेक्टिव एक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, केवल हमारा ध्यान कमी को पूरा करने के ऊपर होगा। स्टेप 2, करेक्शन डन एज प्लान्ड। दूसरा चरण है करेक्शन प्लानिंग को लागू करना, जैसा कि हमने पहले स्टेप में प्लान किया था। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो कार्य तय किए गए थे वे समय पर और सही तरीके से पूरे हो गए हैं। उदाहरण के लिए VC2 को एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा कैलिब्रेट करा लिया गया है। 6 अक्टूबर 2025 को यदि कंट्रोल प्लान अपडेट करना तय किया गया था तो उस अपडेट को किया गया है या नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तैयार किया जाता है, जैसे अपडेटेड कंट्रोल प्लान की कॉपी, अप्रूवल सिग्नेचर्स आदि। ये करेक्शन एक टेम्पोररी सोल्यूशन होता है जिससे तुरंत समस्या रुक जाती है। स्टेप 3, रूट कॉज एनालिसिस। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है रूट कॉज एनालिसिस, यानी मूल कारण का विश्लेषण। इस स्टेप को सबसे महत्वपूर्ण कहने का कारण यह है कि यदि रूट कॉज एनालिसिस ठीक से नहीं किया गया तो आगे के सभी स्टेप्स गलत होंगे और समस्या का समाधान परमानेंट तौर पर नहीं हो पाएगा। इस चरण में हमारी टीम यह समझने का प्रयास करती है कि यह नॉन कन्फॉर्मिटी वास्तव में क्यों उत्पन्न हुई। इसके लिए आप रूट कॉज एनालिसिस के किसी भी प्रमाणित टूल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि YY एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम या फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फिशबोन डायग्राम को इशिकावा डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है। याद रखें, ये तीनों टूल सिर्फ उदाहरण के लिए बताए गए हैं। यदि आप किसी अन्य टूल से परिचित हैं तो आप उसका प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, क्योंकि IATF ने इसके लिए किसी भी विशिष्ट टूल का उपयोग अनिवार्य नहीं किया है। 2 बातें हमेशा याद रखें। 1, हमें केवल कॉज नहीं बल्कि सिस्टमैटिक रूट कॉज की पहचान करनी है। 2, यदि रूट कॉज की पहचान सही ढंग से नहीं हुई तो करेक्टिव एक्शन कभी भी प्रभावी नहीं होगी। सिस्टमैटिक रूट कॉज का अर्थ है कि हमें अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कमी को खोजना है, न कि किसी व्यक्ति को दोष देना। सिस्टमैटिक रूट कॉज के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यप्रणाली प्रोसीजर अपर्याप्त रूप से परिभाषित है। चेक शीट में रिकॉर्डिंग के लिए कोई बिंदु स्थान शामिल नहीं था। कंट्रोल प्लान में वह आवश्यकता पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं है। कंट्रोल प्लान और लिंकेज डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा के लिए कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। प्रशिक्षण की फ्रीक्वेंसी अपर्याप्त है। नए कर्मचारियों के इंडक्शन ट्रेनिंग की कार्यप्रणाली में यह विषय शामिल नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आपका मूल कारण ऐसा हो जिसके आधार पर करेक्टिव एक्शन को लागू करना आसान और प्रभावी हो सके। स्टेप 4, रूट कॉज रिजल्ट, फाइनल रूट कॉजेस। चौथा चरण है फाइनल रूट कॉजेस का निर्धारण। यह वह परिणाम है जहां टीम सहमति बनाती है कि वास्तविक कारण क्या थे। ध्यान रहे जी, एक ही समस्या यानी नॉन कन्फॉर्मिटी के अनेक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंट्रोल प्लान अपडेट नहीं हुआ तो रूट कॉज ये हो सकता है। कंट्रोल प्लान और लिंकेज डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा के लिए कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। इसी नॉन कन्फॉर्मिटी के लिए दूसरा कारण हो सकता है कि कंट्रोल प्लान के लिए ट्रेनिंग का अभाव। वर्नियर कैलिपर के बिना कैलिब्रेशन के प्रयोग करने का मूल कारण नए इंस्पेक्टर्स की शुरुआती ट्रेनिंग में कैलिब्रेशन को शामिल नहीं करना। इसी नॉन कन्फॉर्मिटी के लिए दूसरा कारण हो सकता है कि हर महीने कैलिब्रेशन स्टेटस के रिव्यू सिस्टम की कमी। एक बात महत्वपूर्ण है कि रूट कॉज एनालिसिस और फाइनल रूट कॉजेस का निर्धारण, ये दोनों कार्य किसी एक व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। ये दोनों कार्य टीम के द्वारा किए जाने चाहिए। इसका कारण ये है कि एक ही समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं। हमें टीम के अनुभव से सभी संभावित रूट कॉजेस और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा फाइनल रूट कॉजेस का पता लगाना है। संभवतः एक व्यक्ति इस कार्य को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा, अर्थात सभी मूल कारणों का पता नहीं लगा पाएगा और वही नॉन कन्फॉर्मिटी फिर से रिपीट हो सकती है। IATF नियमों के अनुसार यदि कोई माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी अगली ऑडिट में दोबारा आती है तो वह मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी बन जाती है और इसके अलावा
एक और मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी इस वजह से दी जाती है कि करेक्टिव एक्शन प्रोसेस प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। स्टेप 5, प्लानिंग ऑफ करेक्टिव एक्शंस। 5वां चरण है करेक्टिव एक्शन की योजना बनाना। जब फाइनल रूट कॉज की पहचान हो चुकी है तो उसे दोबारा होने से रोकने के लिए परमानेंट सोल्यूशन की योजना तैयार की जाती है। यह योजना भी करेक्शन की तरह 3 बिंदुओं में होती है। 1, क्या किया जाएगा। 2, कब तक किया जाएगा। 3, कौन जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए अगर रूट कॉज है कि प्रोसीजर की जानकारी नहीं थी तो करेक्टिव एक्शन ये हो सकता है। सभी इंजीनियर्स को डॉक्यूमेंट कंट्रोल और रिवीजन प्रोसीजर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। टारगेट डेट 25 अक्टूबर 2025। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, और यदि का मूल कारण नए इंस्पेक्टर्स की शुरुआती ट्रेनिंग में कैलिब्रेशन को शामिल नहीं करना है तो इसके लिए ट्रेनिंग के प्रोसीजर में रिवीजन करना है और उसमें लिखना होगा कि नए इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के दौरान कैलिब्रेशन के बारे में भी बताया जाएगा। इसके लिए भी टारगेट डेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाएगी। स्टेप 6, करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड। 6ठा चरण है करेक्टिव एक्शन का इंप्लीमेंटेशन। यहां यह देखा जाता है कि 5वें स्टेप की योजना के अनुसार सभी करेक्टिव एक्शन लागू किए गए हैं या नहीं, जैसे ट्रेनिंग हुई या नहीं, अटेंडेंस शीट उपलब्ध है या नहीं, अपडेटेड प्रोसीजर्स अप्रूव हुई हैं या नहीं। इस चरण के सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हें वेरिफिकेशन के समय ऑडिटर देखता है। स्टेप 7, रिजल्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंटेशन। 7वां और अंतिम चरण है करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंटेशन के परिणामों की समीक्षा। यह देखा जाता है कि लिए गए कदमों से वास्तव में सुधार आया या नहीं। उदाहरण के लिए अब सभी इंजीनियर्स को रिवीजन कंट्रोल प्रोसेस की जानकारी है, डॉक्यूमेंट अपडेट्स समय पर हो रहे हैं, समान प्रकार की नॉन कन्फॉर्मिटी दोबारा नहीं मिली। ये सकारात्मक परिणाम दर्शाते हैं कि आपकी करेक्टिव एक्शन प्रभावी रही है और नॉन कन्फॉर्मिटी को स्थायी रूप से क्लोज कर दिया गया है। इस स्टेप में हमें करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंटेशन के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स के उदाहरण देने होते हैं, जैसे 2 इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोमीटर 0, 1 और डायल गेज चेक किए और तीनों इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन वैलिड है। दूसरा उदाहरण, 2 अन्य कंट्रोल प्लान चेक किए गए और उनमें सभी प्रोसेस पैरामीटर स्पेसिफाइड किए गए हैं। एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है कि स्टेप 7 में करेक्टिव एक्शन को लिख देते हैं, जैसे प्रोसीजर रिवाइज कर दिया या ट्रेनिंग दे दी। ये दोनों बातें आपको स्टेप 6 में लिखनी होती है। इस स्टेप में केवल आपको करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंटेशन के बाद के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स के एग्जांपल्स लिखने हैं। कंक्लूजन, क्लोजिंग रिमार्क्स, मोटिवेशनल, वार्म टोन। तो दोस्तों, आज हमने IATF 16949 नॉन कन्फॉर्मिटी क्लोजर के 7 महत्वपूर्ण स्टेप्स को गहराई से समझा। इन स्टेप्स का उद्देश्य सिर्फ ऑडिट फाइंडिंग्स को क्लोज करना नहीं है, बल्कि रूट कॉज एनालिसिस के माध्यम से अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कमजोरियों को दूर करना है। जब हम सिस्टमेटिक रूट कॉज पर काम करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि समस्या दोबारा रिपीट ना हो। इससे हमारे प्रोसेस की विश्वसनीयता बढ़ती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बेहतर होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, नॉन कन्फॉर्मिटी कोई दोष नहीं, बल्कि अपनी प्रणाली में सुधार का एक सुनहरा अवसर है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण क्वालिटी विषय पर, जो आपके करियर और आपके संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।